Welcome to Marwadi University, one of the India's fastest growing university. We have students from almost 55 countries. Marwadi offers more than 45 programs, more than 12,000 plus students and 120 PhD faculties, Guinness awarded library, dedicated 4 acres ground of sports. We have a 13-floor hostel facilities with the lift and AC, non-AC. More than 5,000 plus students are staying full-time residents with Marwadi University. More than 500 plus companies is a hub of placement. Start filling your application. See you at Marwadi University. सो गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज जैसे हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अंडमान से रिलेटेड बहुत सारा इश्यूज़ अभी चल रहा है। जनरली में जैसे आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का तो ऑलरेडी चल ही रहा है। इस बीच में एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा सा झटका दिया हमें, जो 2 पोस्ट रिलीज़ हुआ था, आरआर रिलीज़ हुआ था। एक्चुअली पोस्ट नहीं है, उसका आरआर रिलीज़ हुआ था डीएचएस ऑफिस से और डीसी ऑफिस से। डीएचएस ऑफिस से रिलीज़ हुआ था मजदूर और रेडियोग्राफर में, डीसी ऑफिस से रिलीज़ हुआ था सर्वेयर को लेकर। तो इन दोनों पोस्ट में ये जो है ग्रुप सी के अंडर आते हैं और इसमें एज लिमिट 27 कर दिया गया, जो कि पहले था 33, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों पे, खास करके जो यूथ्स है जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स है, उनमें बहुत बड़ा झटका लगा। क्योंकि मोस्टली जो एस्पिरेंट्स है वो 25 से 33 के एज ग्रुप में है और वो लोग टोटली रिलाई करते हैं। इनफैक्ट अंडमान का ऑल टोटल पॉपुलेशन जो है वो रिलाई करता है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स पे, क्योंकि यहाँ कोई अदर अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। आप अगर बाहर जाते भी हो तो आपको वो प्रेफरेंस नहीं मिलता जो वहाँ के लोकल पीपल को मिलता है। और अब ऐसे में अंडमान का अपना लोगों को यहाँ भी प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, वो लोग एज के क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे। इस विषय में फिर सारे लोगों ने एकजुट होकर मिलकर, जितने भी यूथ्स हैं, हमने डिसाइड किया कि हम एक लेटर तैयार करेंगे रेस्पेक्टिव जितने भी डीएचएस और डीसी ऑफिस को एड्रेस करके, जिसमें हम लोगों ने ये अपोज किया है। ये लेटर है, ठीक है। इसमें हमने अपोज किया है कि जो 27 एज लिमिट है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है अभी के यूथ्स को, और उन लोग के जो खास करके जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो इसीलिए इसको वापस पहले जैसा एज 33 क्राइटेरिया में वापस ला दीजिए। हमने इंडिविजुअली सब ने ये लेटर्स जमा किए हैं रेस्पेक्टिव ऑफिसेस में जाके। ये तो हमारा टेम्प्रेरी सोल्यूशन था। उसके बाद हम सब एकजुट हुए, हमने बात किया तो देखा कि अगर ये चीज़ फर्दर इम्प्लीमेंट होता है, अदर ग्रुप ऑफ जितने भी रिक्रूटमेंट है उसमें अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो इससे बहुत सारा इश्यूज़ क्रिएट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट थिंक लॉजिकली इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि अगर एक बंदा 18 साल में अपना 12th पास करता है तो रेडियोग्राफर जैसे पोस्ट कर रहे हैं, खास के लिए मैं मजदूर वगैरह की बात नहीं कर रही, बट रेडियोग्राफर, सर्वेयर जैसा पोस्ट जिसमें आपको स्किल रिलेटेड डिग्रीज चाहिए होता है, उसको लेके आपको 3 to 4 इयर्स का एटलीस्ट उसका स्टडी होता है, पढ़ाई होता है। आइदर इट इज़ बैचलर डिग्री और डिप्लोमा डिग्री, अप टू 3 to 4 इयर्स होता है। उसके बाद में अगर आपको गवर्नमेंट में जॉब चाहिए है तो उसमें एटलीस्ट आपको 2 इयर्स एक्सपीरियंस डिमांड करते हैं, ठीक है। तो आप जब ये सब कुछ करने के बाद आपका एज एट लास्ट 24 आ जाता है, अप्रॉक्स 18 से 24 के बीच में आपका ये सब कुछ कंप्लीट होता है। और उसके बाद में आपके पास बचता कितना साल है? अभी का जो एज क्राइटेरिया 27 अगर आप डाल दें तो उसमें आपके पास 3 साल बचते हैं। उसमें भी अंडमान में हर साल रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, तो आपके पास सिर्फ 3 इयर्स है
वो 3 इयर्स में अगर आपके लाइफ में वो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम आपको मिल गया तो आप वो एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर पास हो गए देन आप जॉब के लिए एप्लीकेबल हो। अदरवाइज आपका वो 3 साल निकल गया, रिक्रूटमेंट नहीं हुआ या आप पास नहीं हुए पहला अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट का आपके पास कोई चांस रहता है नहीं, और उसके बाद आपका कोई ऑप्शन, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप आइदर प्राइवेट में प्रैक्टिस करो अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो, अदरवाइज कोई बिजनेस, कोई भी छोटा मोटा काम जिसमें जो है आपका लाइफ टाइम स्टेबलाइजेशन नहीं है। अगर आप एक प्रोफेशनल, अभी हर रेडियोग्राफर के हिसाब से बात किया जाए तो हर रेडियोग्राफर एक एक्सरे क्लिनिक खोल के नहीं बैठ सकता है, उसको सेटअप का ज़रूरत है, उसको मतलब पैसे की भी ज़रूरत है, जगह का भी ज़रूरत है, बहुत कुछ का ज़रूरत है जो कि एक मिडिल क्लास के पास अवेलेबल नहीं है। इतना उसके पास अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, इतना उसके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ही ट्राई करेगा और उसमें भी उसको क्राइटेरिया वाइज हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से ना अभी नहीं लेकिन फ्यूचर में अगर ये धीरे धीरे करके हर पोस्ट में अप्लाई हो गया तो मिडिल क्लास, खास करके मैं मेंशन कर रही हूँ मिडिल क्लास, क्योंकि वही लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अंडमान निकोबार के पॉपुलेशन में आते हैं, मिडिल क्लास, और उसी में सबसे ज़्यादा लोग हैं जो लोकल पीपल है अंडमान के। जिन लोगों का बाहर रिश्तेदारी है, जान पहचान है, जो भी है, जो बाहर ऑलरेडी सेटल्ड है, वो अपना कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं, अपना सेटल कर ही लेते हैं, उनका प्रोफेशन सेट हो जाता है। लेकिन जो लोग यहाँ के हैं उन लोगों का कोई मतलब स्टेबिलिटी नहीं है फाइनेंशियली। लाइफ लॉन्ग आप प्राइवेट में जॉब नहीं कर सकते, कितने बार आप यहाँ से वहाँ से यहाँ जॉब शिफ्ट करोगे, लाइफ लॉन्ग आपको कहीं पे भी स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा। ऐसे में बहुत सारा इश्यूज क्रिएट होता है एक पर्सन के हिसाब से अगर देखा जाए तो। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी। आप अपना एक डेवलपिंग एज में हो जहाँ आप अपना अचीवमेंट गोल्स जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे, आपके ऊपर फैमिली प्रेशर है, कैरियर का प्रेशर है, मैरिटल इश्यूज होंगे। उसके अलावा अगर आपको कोई काम नहीं मिलेगा तो ऐसे भी बच्चे हैं जो नेगेटिव की तरफ जा सकते हैं। ड्रग्स हुआ, चोरी चकारी हुआ, मारना पीटना, जब तो इंसान यही करेगा ना कि जहाँ मतलब हम लोग को पैसा मिल रहा है वो काम करे, क्योंकि घर चलाना है उनको, उसके ऊपर प्रेशर है। तो अंडमान का पॉपुलेशन हो सकता है कि फ्यूचर में जाके कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट हो, इससे बहुत सारा इश्यूज क्रिएट हो सकता है। प्लस अंडमान का इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स जो है वो मिडिल क्लास है। अब मिडिल क्लास के पास पैसा है ही नहीं तो वो खर्च कहाँ करेगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इनकम कम है, खर्च नहीं करेगा तो वो इकोनॉमी सर्कुलेशन होना बहुत मुश्किल है, जिसके वजह से बिजनेस स्टैंडर्ड्स भी मार खाएगा। तो ये सारा चीज़ को हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया। उसके बाद में हम लोग जैसे डिस्कस करते रहे तो हमारे साथ और लोग जुड़े, हमने अवेयरनेस कैंप किया। हमारे साथ SKSSF ग्रुप, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का जितने भी लोग हैं, जितने भी यूथ्स हैं, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। वहाँ के पंचायत से हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, वो हमारे पीछे थे, हमारे साथ थे हर वक्त, हमेशा। भले ही फिजिकली वो लोग प्रेजेंट नहीं रहते थे, लेकिन उन्होंने जहाँ जहाँ उनका रोल्स प्ले करना था वहाँ उन्होंने किया। ऐसे ही हम सब एकजुट होकर अवेयरनेस कैंप किया, सब लोगों को बताया, जितना हो सका हमने इसको फैलाया, इस प्रॉब्लम को जहाँ जहाँ तक पहुँचा सके हम लोग वहाँ पहुँचाए। उसके बाद हम लोग इस प्रॉब्लम को लेके MP सर के पास गए, जो हमारे अंडमान निकोबार के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो हमने डायरेक्ट उनको अप्रोच किया, क्योंकि अंडमान के लिए फ़िलहाल वही है जो सब कुछ कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास और कोई नहीं है। तो हमने उनको अप्रोच किया, उन्होंने फर्दर हमें गाइड किया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिस बेसिस में आज हम यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, तो जैसा मैडम ने बोला, तो हमारा इस जो प्रेजेंट सिचुएशन उसको कंसिडर करके तो हम लोग नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग तो सारा पट्टे और रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को, जो DHS और DC को हम लेटर सबमिट किए, तो ऑब्जेक्शन लेटर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग उनके बाद में हम लोग MP सर के पास गए थे। तो MP सर ने हम लोग को सजेस्ट किया, तो वो बोले कि हमारा जो मुद्दा है वो पार्लियामेंट में हम लोग सेशन में उठाएंगे। तो उसके बाद में उनके हिसाब से जैसा सजेस्ट किया, तो उसके बाद में अभी तो MP सर ऑलरेडी लास्ट फ्राइडे को तो ऑलरेडी इस बात में मुद्दा उठा चुके हैं, आज भी इस बारे में बात करेंगे। तो उसके पहले हम लोगों ने लास्ट वीक CS सर से, अब CS सर को अप्रोच किया, चीफ सेक्रेटरी सर को, तो उनके तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। तो उन लोगों ने, उन सर ने बताया कि हमारा ये जो मुद्दा है ऑलरेडी इस पर वो लोग रिव्यू कर चुके हैं, तो उसको ऑलरेडी सबमिट करें आगे के लिए, प्रोसीजर के लिए। तो उसके बाद में उस पर, और ये जो हमारा लेटर है जो हमने जो MP सर को सबमिट किया था, ये लेटर इसका सैंपल है, आप देख सकते हैं। फिर हमारे CS सर ने बोला कि उनको कुछ वक्त चाहिए उसके लिए, तो और उन लोगों ने थोड़ा वक्त भी मांगा है, और
अभी तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला है उनकी तरफ से। उसके बाद में फिर हम लोग अभी एकजुट होकर हम नेक्स्ट अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। मेरे अंडमान के भाइयों और बहनों, आज एक्चुअली पे हम कोई एक यूथ का बात लेकर यहाँ पर नहीं बैठे। ओके, हम यहाँ बल्कि कि अंडमान के सारे यूथ का बात लेकर यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, हमारे एक्चुअली पे देखा जाए हमारा जो जीडीपी है और हमारा जो पर कैपिटल इनकम है वो भी लो है, ये आपको तो पता ही होगा ऑफ कोर्स। और सबसे बड़ी बात है ना कि इंडिया में और यूनियन टेरिटरी नहीं, फुल ऑल ओवर इंडिया में हम डिजर्व करते हैं सेकंड पोजीशन में। हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो पोजीशन है वो सेकंड में डिजर्व करते हैं। हम 10 नंबर पे सिर्फ 2 पे आ रहे हैं। 2 मीन्स आप 33.6%, और उस पर भी देखा जाए जो फीमेल्स का है वो 49.2 समथिंग आ रहा है। ओके, और कहीं ना कहीं देखा जाए ये सिर्फ एक डाटा नहीं है। ओके, ये हर एक घर का सच्चाई है। मतलब जहां एक एस्पिरेंट बैठकर रात भर जाग कर अपना एक सपना देखता है और फिर ऐसे सब पॉलिसी के वजह से अपनी जिंदगी से उम्मीद छोड़कर वो क्या करेगा। ओके, और जब बाकी स्टेट अपने यूथ के लिए आरआर अमेंड करते हैं, जब वो अपने लोगों का फ्यूचर सिक्योर करते हैं, तो क्या हम यूथ इंक्लूसिव पॉलिसी का हक नहीं मांगते हैं क्या? ऑफ कोर्स चाहिए हमें भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लीजिए, आंध्र प्रदेश का एग्जांपल है। सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं, बल्कि कहीं तेलंगाना के तेलुगु बच्चे आ जाए करके आर्टिकल 371D उसे यूज करके इन्होंने एक और बैरियर लगाया कि क्लास 4 to 10 तक की कॉन्टिन्यूस एजुकेशन आंध्र प्रदेश की होनी चाहिए। ये होता है अपने यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाना। ये होता है इंक्लूसिवनेस। उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। देखिए, इंक्लूसिवनेस, वननेस एंड सिक्योरिटी इज ऑल वी वांट आवर सेल्व्स। इंक्लूसिवनेस यानी हमारे सोसाइटी के ये लोग इस आइलैंड के ज़्यादा हकदार, और वननेस यानी इस सोसाइटी की अखंडता, ना कि डेमोग्राफिक चेंजेस, और सिक्योरिटी फॉर आवर फ्यूचर यानी कि जॉब सिक्योरिटी इन आवर एडमिनिस्ट्रेशन। बस यही चाहिए हमारे आइलैंडर्स को, हम ज़्यादा कुछ मांग भी नहीं कर रहे हैं। एंड देन आज मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे द्वीप के माननीय MP सर का, जिन्होंने अपने पूरे पोटेंशियल के साथ हमारे लिए 40 इयर्स का जो अपर एज लिमिट और प्लस 5 इयर्स लोकल्स के लिए डिमांड की है। ये सिर्फ एक डिमांड नहीं, ये हमारे यूथ के सपनों की आवाज़ है। उन एसोसिएशन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हर कदम हमारा साथ दिया है, हमारा एक बैक सपोर्ट किया है, हमारे मतलब हर चीज़ में, हर कदम में उन्होंने साथ दिया है। SKSSF वाले, हमारे फेडरेशन वाले, और हमारे लोकल बॉर्न एसोसिएशन एंड हमारे एमसो एंड हाँ, पंचायत नॉर्थ एंड मिडिल एंड प्रधान हो गए, वो सब ठीक है। और सेकंड चीज़ है कि हमारे लोकल मीडिया चैनल्स, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी आवाज़ को पूरे अंडमान के कोने कोने तक पहुँचाने का काम किया है। हमारे द्वीप के सभी पेरेंट्स, आपके दुआ के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते थे, तो आपके आशीर्वाद ही हमारा ताकत है। और हमारा यूथ, आपकी एनर्जी, आपका जुनून, वही हमें जोश और हिम्मत देते हैं आगे लड़ने और आगे बढ़ने का। और सबसे खास बात यह है कि हमारे द्वीप के चीफ सेक्रेटरी सर, आपने जो हमारी बात इतने पेशेंस के साथ सुना, जो कि आपने हमारे फाइल को रिव्यू करने का वादा किया, वो हमारे लिए एक उम्मीद की किरण से बढ़कर कुछ नहीं है। दोस्तों, ये सिर्फ एक पॉलिसी का मुद्दा नहीं है, ये अपने अंडमान के यूथ के फ्यूचर की आवाज़ है। ये हमारे सपने बचाने की मुहिम है, और हमें वादा करना होगा जब तक हमारे यूथ को इंसाफ, हक नहीं मिलेगा, हम रुकेंगे नहीं। क्योंकि ये सिर्फ एक डिमांड नहीं है, ये हमारे अंडमान का जज्बा है, ये हमारे यूथ की पल्स है। थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू।
जहाँ तक पॉपुलेशन की बात है, आप लोग सबको पता है कि अंडमान में अभी बहुत सारा कैटेगरीज हो गया। यहाँ का लोकल सिर्फ नहीं रह गया, यहाँ पुराने लोग अब नहीं बचे, अब बाहर से आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 10 ईयर कैटेगरी हो गया है, बंगाल से आ रहे हैं बहुत लोग, उन लोग भी 10 साल वाले कैटेगरी में इन्वॉल्व हो गए, उनके बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं। तो पॉपुलेशन ऑफकोर्स सब बातें बढ़े गई, क्योंकि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन वो बैरियर नहीं क्रिएट कर रहा है। आपको एक नॉर्मल से एग्जांपल देती हूँ। मैं जब गई बाहर स्टडीज़ के लिए फर्दर, वहाँ में मैं उड़ीसा में मैंने पढ़ाई की। वहाँ जब मैं गई, मेरे को एक सिम कार्ड लेने के लिए भी ना वहाँ पे रेसिडेंसी शो करना पड़ रहा है। इवन आज भी मेरा प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन के लिए भी ना मेरे को कहीं पे भी रेसिडेंसी शो करना पड़ रहा है, जो कि वहाँ का स्टेट का रूल है। लेकिन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारे अंडमान निकोबार में ऐसा कोई रूल नहीं है। तो अंडमान निकोबार का जो एक्चुअल पॉपुलेशन है उसको कंसिडरेशन ही नहीं मिल रहा। इसीलिए हमारे एमपी सर ने ये बात उठाया है कि अगर किसी को मतलब जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो उसमें ये क्राइटेरिया लाया जाए कि पहला बात तो उसका आइलैंडर कार्ड मैंडेटरी हो, दूसरा चीज़ उसका एम्प्लॉयमेंट कार्ड हो, अंडर 10 ईयर कैटेगरी हुआ, ओबीसी हुआ, जो भी है उससे कोई रिलेशन नहीं। अगर आप आइलैंडर कार्ड आपके पास है, आप प्री 42 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या व्हाट्सएवर जो भी है, अंडमान का पैदा होना चाहिए एटलीस्ट, कुछ नहीं तो ठीक है, तो तब जाके आप वो क्राइटेरिया में फिट हो सकते हो। और आई थिंक ये सही भी है। मतलब बाकी लोगों से हम लोगों को अलग एक ही चीज़ करता है, वो है हमारा आइलैंड कार्ड। बर्थ सर्टिफिकेट तो यहाँ पे भी सबको मिल रहा है, तो कोई पैदा होने से कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आइलैंडर कार्ड एक ऐसा चीज़ है जो आपके एंसेस्ट्रल से चला आ रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स के तहत आपके डॉक्यूमेंट बन रहे हैं। आधार कार्ड भी सबके पास अवेलेबल है अभी, तो उससे कोई बड़ा बात नहीं है। तो मैनेजमेंट को इस चीज़ को समझ के उस पर एक्शन लेना चाहिए। मेरे हिसाब से अपील यही होगा कि आप मैनेजमेंट समझें, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का कोशिश करें, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको कंट्रोल करें, प्लस जो पोस्ट खाली है तो वो पोस्ट को भी आप लोग फिल करवाएं। तो मतलब ना कि बहुत जन को आइलैंड्स के पता नहीं है ये चीज़। जैसे कि हम देखते हैं कि आज पोस्ट निकलता है 2000 या 3000 मैक्सिमम, वो इंक्रीज किया जा सकता है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि कुछ साल पहले जो ग्रुप बी का है ना, यहाँ पे एक बैरियर लगा पड़ा है, जो वो बैरियर को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा ऑन ग्राउंड में, थोड़ा सा अपने दिमाग को ओपन करते हुए। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं 12th करता हूँ, अगर मैं क्या कोई भी अगर 12th कर रहा है, वो जाकर पॉलिटेक्निक पढ़ता है या ग्रेजुएट करता है कि वो कैपेबल है जेई बनने के लिए, ओके, उनके पास है डिग्री। लेकिन हर एक यूथ क्या चाहता है कि ऑफकोर्स हमें पहले कोई नौकरी पकड़ना होगा, वो एमटीएस में चले जाता है या तो वो कोई नीचे प्यून पे चले जाता है, ठीक है। लेकिन वो कैपेबल है, उसके पास डिग्री है, वो डिग्री उनके पास है, वो होल्ड किया हुआ है उन्होंने, लेकिन वो ग्रुप बी को कैच नहीं कर सकता है। सम ऑफ द रीजंस, वो बीच में जो बैरियर आता है ना, वो क्यों है हम क्या जानते हैं। देखिए एसआई का जितना पोस्ट निकलता है कि आज से 2 साल पहले की बात है, शायद बहुत जन कहते हैं कि एसआई के लिए कैपेबल नहीं है यहाँ। हम क्यों नहीं है, ऑफकोर्स है, हम भी कैपेबल है, हमें पहला बार चांस दिया जाए, हमारे पास चांस भी है। अब नीचे जो प्यून वाले हैं और नीचे एमटीएस वाले हैं और नीचे जो मजदूर और लेबर्स है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, ओके, उनके पास है, डिग्रियां हैं, लेकिन वो वहीं पे लॉक हो चुके हैं ना, वो ऊपर नहीं जा सकते। अगर वो ऊपर वाले पोस्ट को अगर वो अचीव कर ले कि बाहर से जितने जई आते हैं, जई का पोस्ट कई वैकेंसीज ऐसी खाली है, क्योंकि अंडमान के जो यूथ है वो उसमें कैपेबल नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, ठीक है, वो कैपेबल है। अगर वो बैरियर को हटाया जाएगा तो वो ऊपर चढ़ सकते हैं। अगर एक 10 मजदूर और 10 प्यून जो एसआई बनना चाहते हैं, अगर वो बैरियर खोल दिया जाए, वो ऊपर चढ़ जाएंगे, तो 10 पोस्ट नीचे का खाली होगा, तो वो प्यून के लिए तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं, 10th और 12th पूछते हैं, तो हम उसमें जा सकेंगे ना। तो ये बैरियर खोलेंगे तो क्या होगा कि हमारा पोस्ट हमें में एक रिवर्स चलते रहेगा अंदर, कि देखिए एसआई के लिए हो गया और आपका जेई के लिए बाहर से आते हैं। तो बाहर से क्यों आते हैं, जबकि वो बोलते हैं कि हम कैपेबल नहीं है अंडमान वाले। तो आप एक काम करिए, बीच का वो जो मार्जिन है, वो लाइन है, वो हटा कर देखिए, तो हम खुद में रोटेट कर सकते हैं। चेंजेस सिर्फ एज लिमिटेशन में नहीं किया गया है, चेंजेस उसके अलावा और भी बहुत सारे क्राइटेरिया में किया गया है। जैसे कि अभी रिसेंटली रेंजर का पोस्ट आया था, जो कि एज ऑलवेज 30 एज लिमिट होता है, 30 था उसमें, बट उसमें से जो रिलैक्सेशन होता है डीआरएम और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वालों के लिए अप टू 40 इयर्स, जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के लिए जो एज रिलैक्सेशन होता था, उसको हटा दिया गया। वो क्लॉ ही नहीं है, पूरे ड्राफ्ट और वैकेंसी नोटिस में वो क्लॉ ही नहीं है, ओनली लिमिटेड टू 30 एज। तो ऐसे में जो है ना, जैसे उन्होंने कहा कि जो लोग अभी एमटीएस में है बट दे आर हैविंग द डिग्री ऑफ अ जेई और व्हाटएवर रिस्पेक्टिव टू द पोस्ट,
वो लोग नहीं जा पा रहे ऊपर। और एक और चीज़ भी आया है कि ना, अगर आप सेम डिपार्टमेंट में, अगर मतलब वो कैडरे सेम होना चाहिए, तभी आप अपना पोस्ट आगे अपग्रेड कर सकते हो। अगर अदरवाइज वो अपग्रेडेशन का जो मतलब रास्ता था ना, वो भी उन्होंने बंद कर दिया। रूल सिर्फ एज रिलेटेड नहीं मतलब चेंज हुआ है, और भी बहुत कुछ अंदर ही अंदर चेंज हुआ है, जिसमें से हम लोग को एक एक पोस्ट में ना कुछ कुछ पता चल रहा है। जैसे पहला आरआर निकला डीएचएस और डीसी ऑफिस का, उसमें एज लिमिटेशन 27 कर दिया गया था। जब रेंजर का पोस्ट निकला, वो डायरेक्ट वैकेंसी नोटिस आया था, उसमें से ये वाला जो 40 एज लिमिट मतलब रिलैक्सेशन अप टू 40 ईयर्स है, वो क्लॉ हटा दिया गया। तो ऐसे में जो डीआरएम्स और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में कर रहे हैं, ये सोच के कि फर्दर पोस्ट निकलेगा तो हमको पहले प्रेफरेंस मिलेगा, अब वो प्रेफरेंस भी हटा दिया गया। तो फिर तो अपग्रेड करने का कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं बचा है ना, जहाँ है वहीं रहो ऐसे।